जय हिंद एवरीवन। मैं हूं डिफेंस उस्ताद यानी कि अरुण सिंह तोमर। और भाई हम कर रहे हैं ज्योग्राफी। काफ़ी माइलस्टोन्स हमने क्लियर कर लिए हैं, उनको पास कर लिया है। हम एक ऐसी स्टेज पर पहुंच चुके हैं जिसपे हमारा ज्योग्राफी जो है तकरीबन 60-70% खत्म हो चुका है ना। जो भी कैंडिडेट्स वही फोकस कर रहे हैं एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए या फिर सीएपीएफ के लिए, अगर उनको ज्योग्राफी कवर करना है तो भाई इस सीरीज से बेटर उनके पास कुछ भी नहीं हो। क्योंकि ये पूरी सीरीज जो ज्योग्राफी की है ये इंटायरली इन तीनों एग्जाम्स के कंटेंट पर ही फोकस कर दी है। इसमें हमने कुछ भी ज्यादा नहीं पढ़ाया है, कुछ भी कम नहीं पढ़ाया है, यानी कि जितना पढ़ाया है वो आपके लिए बहुत 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 कंसाइज है और इतना ही एग्जाम में है ना। इसके साथ साथ हमने आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एमसीक्यूज की शीट्स जो है वो भी टेलीग्राम के चैनल पे अपलोड की है। हर एमसीक्यू की शीट में 120 क्वेश्चंस होते हैं, है ना। और उसके साथ साथ उनके जो एक्सप्लेनेशंस होते हैं वो भी भाई आपके उन्हीं एमसीक्यूज की शीट्स में होते हैं, है ना। तो आप जाइए और उनको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए बेस्ड ऑन दिस थिंग कि भाई हमने आपको कितने लेक्चर्स कराए हैं ना। काफी सारे लेक्चर्स आप लोगों के हमने कवर करा चुके हैं। अब हमारा फिजिकल ज्योग्राफी चल रहा है, तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी के बाद में आपका क्लाइमेट एंड मॉनसून ऑफ इंडिया भी आएगा, देन ओशनोग्राफी आएगा, उससे पहले जियोमॉर्फोलॉजी भी आएगा, एंड देन वी आर डन। फिर हमारा ज्योग्राफी का जो है वो खत्म हो जाएगा। आई गेस 40 to 45 लेक्चर्स ऑल इन ऑल होंगे, एंड देन वी विल कंप्लीट द इंटायर ज्योग्राफी, एंड देन हमारा फोकस दूसरी चीजों पर जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई, क्लाइमेटोलॉजी में हम अभी तक क्या पढ़ चुके थे। अभी तक हमने टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी फिनोमिना थे वो हमने कवर कर लिए, हीट से रिलेटेड फिनोमिना हमने कवर कर लिए, एटमॉस्फेयर वगैरह हमने कवर कर लिया, हमने वर्ल्ड के प्रेशर के बारे में पढ़ लिया, हमने एंड एंड विंड्स के टाइप्स के बारे में पढ़ लिया, है ना। ये सब हमने काफी डिटेल में कवर कर चुका। अब बारी आती है भाई वाटर इन द एटमॉस्फेयर की। ठीक है, ये जो एयर होती है भाई, है ना, एयर के अंदर क्या होता है? एयर के अंदर होता है वाटर वेपर। एयर के अंदर वाटर वेपर होता है। अब ये जो वाटर वेपर एयर के अंदर होता है इसकी परसेंटेज वेरी करती है। ठीक है, ये आपकी 0% से लेके 4% तक वेरी करती है बाय वॉल्यूम ऑफ द एटमोसफियर। एंड ये क्या करता है भाई, ये हमारे आसपास के जो वेदर का फिनोमेना होता है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाटर बेसिकली एटमॉस्फेयर में 3 फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। एक होता है गैसियस, दूसरा होता है लिक्विड, और तीसरा रहता है सॉलिड। वही तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। तो जो भी मॉइस्चर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है वो कहाँ से लिया जाता है? वो अर्थ पे मौजूद वाटर बॉडी से लिया जाता है। इस प्रोसेस के थ्रू, एवेपोरेशन के थ्रू, यानी कि वाष्पीकरण, है ना। एवेपोरेशन के थ्रू ये पानी से लिया जाता है। ये और प्लांट से कैसे लिया जाता है? प्लांट से यही पानी आपका लिया जाता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। ठीक है, ट्रांसपिरेशन, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है ये वाला। ठीक है, तो भाई प्लांट से ट्रांसपिरेशन के थ्रू इस पानी को लिया जाता है। तो होता है क्या है कि कंटिन्यूस एक्सचेंज हमें देखने को मिलता है वाटर का। कहाँ कहाँ पर? बिटवीन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर हो गया, एटमॉस्फेयर से ओशन हो गया। ठीक है, ओशन के बाद में जो भाई हमारे कॉन्टिनेंट्स की वाटर बॉडीज आ जाती हैं, ये हो गई। ठीक है, तो ये भाई एटमॉस्फेयर, ओशन और कॉन्टिनेंट के बीच में एक कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ वाटर हमें देखने को मिलता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। ये कुछ आपके प्रोसेस होते हैं। फर्दर फर्दर अगर हम इन ओवरऑल बात करें कि भाई वाटर की हम बात कर रहे हैं, तो वाटर वेपर अर्थ के एयर में बेसिकली आपके किस तरीके से प्रेजेंट रहता है भाई हमारा। तो देखो, वाटर वेपर का जो प्रेजेंस भाई हमारी एयर में देखने को मिलता है वो होता है ह्यूमिडिटी के तौर पे, है ना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नमी। नमी बेसिकली ह्यूमिडिटी होती है। तो अब होता है क्या भाई इसमें? देखो, इसमें सबसे पहली बात तो आप ये वाटर साइकिल देख लो यार। इस वाटर साइकिल से आपको आइडिया लग जाएगा, लाइक ये हमारा ग्राउंड वाटर है ना, जमीन का पानी है। ये पानी भाई आपका वाटर बॉडीज में जाके मिल जाता है। ठीक, इसमें से कुछ पानी जो है वो प्लांट्स के पास चला जाता है, प्लांट्स उसको ले लेते हैं। बारिश हुई तो भाई रन ऑफ होके भाई नदियों के जरिए यहाँ पर पानी चला गया। ये आपके कुछ और भी फर्दर ग्राउंड वाली जगह है, यहाँ पर पर्कुलेशन के थ्रू पानी आपका नीचे चला जा रहा है, इन्फिल्ट्रेशन की पानी के थ्रू पानी नीचे चला जा रहा है।
भाई सूरज की रोशनी होती है, सूरज की रोशनी, सूरज की गर्मी से क्या होता है भाई, एवापोरेशन होता है। ये जो टॉप लेयर होती है पानी की, ये क्या करती है, ये ऊपर की तरफ जाती है, इसको ऊपर की तरफ एवापोरेट कर लिया जाता है। अब यही एवापोरेशन के थ्रू पानी आपका पहुंचता है इन क्लाउड्स में, जाके कंडेंस होता है, और कंडेंसेशन के प्रोसेस के बाद में प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में ये नीचे आ जाता है। यहाँ पर रेनफॉल के टर्म्स में आ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर जो आपका पानी है वो प्लांट्स पे पहुंचा, प्लांट से ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू वो ऊपर पहुंचा, मतलब कि क्लाउड्स में अगेन कंडेंसेशन के थ्रू पहुंचा, वहां से उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया ज्यादा हैवी वाली जगह पर, है ना। यहाँ पर वही प्रोसेस हो रहा है भाई हमारा, ये ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट होके आ रहे हैं, पानी भाई नीचे आ रहा है, इसका एवापोरेशन हुआ, इसके एवापोरेशन के बाद में भाई यहाँ पर कंडेंसेशन हुआ और प्रेसिपिटेशन यानी कि स्नोफॉल हुई। स्नोफॉल के बाद में क्या होता है कि भाई यहाँ पर आपकी स्नो जम जाती है, यहाँ डिपॉजिट हो जाती है वगैरह वगैरह, ये पूरा प्रोसेस होता है ना। तो हम बात कर रहे थे वाटर वेपर की। वाटर वेपर एयर में ह्यूमिडिटी के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। अब एक भाई हमारा टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या हो, तो देखो भाई, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, मतलब एग्जैक्टली कितना वाटर वेपर आपका प्रेजेंट है। एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ये बेसिकली आपका वेट होता है वाटर वेपर का पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, और इसको एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, है ना, ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर में इसको एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। मतलब कि बेसिकली क्या होता है कि एयर की जो एबिलिटी होती है वाटर वेपर को होल्ड करने की, ये उसके टेम्परेचर पे काफी हद तक डिपेंड करती है, कितना उसका टेम्परेचर है उसके बेसिस पे ये आपकी डिपेंड करती है। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या करती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अर्थ पे एक जगह से दूसरे जगह तक क्या करेगी, वेरी करेगी, अर्थ के सरफेस पे एक जगह से दूसरी जगह तक वेरी करती है। वहीं दूसरा टर्म आता है भाई हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर। सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात कैसे है कि इसमें ये बोला जा रहा है कि भाई परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर जो है वो एटमॉस्फेयर में कितना प्रेजेंट है एज कंपेयर टू कि भाई उसकी फुल कैपेसिटी कितनी है। एक तो होता है भाई किसी भी चीज की फुल कैपेसिटी, और एक भाई उसने कितना होल्ड कर रखा है ना। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि कितना एक्चुअल में उसके अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट है। और फुल कैपेसिटी तो भाई आप जानते ही भाई, यानी कि फुल कैपेसिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है कि कितना अभी उसने होल्ड कर रखा है मॉइस्चर और कितनी उसकी फुल कैपेसिटी है। जैसे आप इस ग्लास के पर्सपेक्टिव में देख लो, ये भाई ग्लास हमारा एटमॉस्फेयर है ना, इस ग्लास में रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 0, यानी कि ये कर सकता है 100%, लेकिन अभी यहाँ पर इसने 0% होल्ड कर रखा। फिर फर्दर एग्जाम्पल को देखेंगे कि भाई 100% कैपेसिटी है लेकिन 50% कर रखा है, अगेन 75 कर रखा है, और इस केस में 100% इसने होल्ड कर रखा है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी सिंपली क्या होता है कि भाई कितना उसने परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर जो है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ना, होल्ड किया हुआ है, और कितनी इसकी फुल कैपेसिटी है कंपैरिजन में एक गिवन टेम्परेचर पे। इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब एयर टेम्परेचर के चेंज के साथ साथ इसमें भी चेंज देखने को मिलता है, यानी कि जो कैपेसिटी होती है ना, मॉइस्चर को रिटेन करने की, वो आपकी इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है। इसी के बेसिस पे हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो भी अफेक्ट होता है। यानी कि ये ओशंस के ऊपर क्या मिलेगा आपको, ओशंस के ऊपर आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है, ओशंस के ऊपर आपको ज्यादा मिलेगा। और कॉन्टिनेंट्स के ऊपर अगर हम देखेंगे तो कॉन्टिनेंट्स के ऊपर आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है कम मिलेगी। ओशंस वाटर बॉडीज होती हैं भाई, बड़ी बड़ी, है ना, तो वहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। अब इसके साथ साथ एक और टर्म आता है बीच में हमारा, दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन। सैचुरेशन तो भाई हम सभी जानते हैं, है ना। सैचुरेशन क्या होता है भाई, सैचुरेशन बेसिकली आपका क्या होता है, जैसे कोई एयर है, एयर के अंदर में बहुत सारा मॉइस्चर है, ठीक है, और वो आपकी फुल कैपेसिटी पे मतलब पहुंच चुकी है। एयर जो है भाई हमारी वो फुल कैपेसिटी पे पहुंच चुकी है, उसके अंदर में और मॉइस्चर नहीं आ सकता। तो भाई एक सर्टेन गिवन टेम्परेचर पे हम कहेंगे कि भाई एयर जो है सैचुरेटेड हो गई, क्योंकि और उसमें ज्यादा वाटर वेपर ऐड करेंगे तो भाई वो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में नीचे आ जाए, है ना।
तो इसका सिंपल सा मतलब है कि गिवन टेम्परेचर पे एयर जो है वो आपका एडिशनल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होल्ड नहीं कर सकती इस पर्टिकुलर टेम्परेचर और स्टेज पे, ठीक है। और दूसरी चीज, जिस पॉइंट पे भाई हमारा सेचुरेशन होने लगता है, सॉरी जिस टेम्परेचर पे हमारा सेचुरेशन होने लगता है, यानी कि अब भाई प्रॉपर एयर ने जो है वो हमारा पूरी तरीके से वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लिया है, होल्ड कर लिया है, रिटेन कर लिया है, उसकी कैपेसिटी फुल हो चुकी है। अब भाई जो एयर है भाई और ज्यादा वाटर वेपर होल्ड नहीं कर सकती, है ना। तो उस पॉइंट पे क्या होता है, वो सेचुरेट हो गई है। और अब अगर आप देखोगे तो भाई पेड़ों पे यानी कि पत्तियों पे या फिर ग्रासेस पे आपको ऐसे छोटे 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 ड्यू यानी कि आपको ऐसे पानी के ड्रॉपलेट्स दिख जाएंगे, इनको ड्यू कहा जाता है, ठीक है। तो अब आपका कहा जाता है इस सर्टेन टेम्परेचर पे जिसपे भाई एयर आपकी सेचुरेशन में पहुंच चुकी है, ठीक है, किसी भी गिवन सैंपल ऑफ एयर में, उसको कहा जाता है कि भाई ये एयर का ड्यू पॉइंट, ठीक है। तो ये ड्यू पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एवापोरेशन के प्रोसेस के बारे में। तो जो आपका अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है ना, जो एटमॉस्फेयर में ऐड किया जा रहा है या फिर विड्रॉ किया जा रहा है एवापोरेशन और कंडेंसेशन के द्वारा, कोई भी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होता है भाई, हमारा जो भी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है ये आपका एटमॉस्फेयर में ऐड किया जा रहा है, ठीक है। कैसे ऐड किया जा रहा है भाई आपका, ये तो ऐड किया जा रहा है एवोपरेशन के थ्रू, है ना। एवोपरेशन क्या कर रही है, पानी को आपकी ऐड कर रही है, और कंडेंसेशन क्या कर रहा है, प्रेसिपिटेशन के थ्रू उसको नीचे भेज रहा है। तो एवापोरेशन आपका वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो वाटर हमारा होता है वो ट्रांसफॉर्म किया जाता है लिक्विड स्टेट से एक गैसेस स्टेट, है ना। लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में इसको ट्रांसफर किया जा रहा है। अब इसका मेन कॉज क्या होता है, इसका मेन कॉज होता है हीट, जनरली सोलर एनर्जी, इंसोलेशन। तो भाई जिस टेम्परेचर पे वाटर हमारा एवापोरेट करना स्टार्ट कर देता है उसको कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पानी आपका एवापोरेट करना शुरू कर दिया है। फॉर एग्जांपल ये आपका 35 डिग्री सेल्सियस हमने कंसिडर कर लिया, ये एवरेज नहीं है, ऐसे ही फिक्सेशियस को हमने कंसिडर कर लिया, तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो जाती है। अब क्या होता है कि भाई अगर टेम्परेचर में भाई हमें कहीं इंक्रीज देखने को मिल रहा है ना, टेम्परेचर में अगर हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है तो फिर क्या होगा कि वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, रिटेंशन बढ़ जाएगा, एंड द कैपेसिटी ऑफ द गिवन पार्सल ऑफ एयर, यानी कि भाई ये हमारी अगर एयर है ना, इस एयर का जो वाटर रिटेंशन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई गर्मी ज्यादा है, पानी ज्यादा एवेपोरेट हो रहा है, वाटर रिटेंशन बढ़ जाएगा, वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वही इसका वो भी बढ़ जाएगा, यानी कि जो रिटेंशन कैपेसिटी होती है एयर की वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही साथ बढ़ती जाती है। सिमिलरली अगर मॉइस्चर का कंटेंट कम होगा तो एयर के पास जो पोटेंशियलिटी है उसकी मॉइस्चर को रिटेन करने की और एब्जॉर्ब करने की, वो भी क्या होगा, सॉरी, जैसे जैसे मॉइस्चर कम होता जाएगा, मॉइस्चर कंटेंट कम होता जाएगा एयर का, तो एयर की जो पोटेंशियलिटी है उसकी जो पावर है वो आपकी मॉइस्चर को रिटेन करने की और एब्जॉर्ब करने की क्या होगी, एब्जॉर्ब करने की भाई आपकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि एयर खाली है ना। एयर खाली है भाई, एयर को जगह चाहिए, एयर के अंदर मॉइस्चर कम है तो वो और ज्यादा मॉइस्चर होल्ड कर सकती है और ज्यादा उसके अंदर आएगी भाई वो आप। तो द मूवमेंट ऑफ द एयर रिप्लेसेस द सैचुरेटेड लेयर विद द अनसैचुरेटेड लेयर, यानी कि एयर का जो मूवमेंट हो रहा है उसमें क्या हो रहा है कि जो सैचुरेटेड लेयर है उसको अनसैचुरेटेड लेयर से रिप्लेस किया रहा है। सैचुरेटेड लेयर ऑलरेडी फिल है भाई हमारी, है ना, अनसैचुरेटेड लेयर में आपको और ज्यादा पानी आना है। तो जितना ज्यादा मूवमेंट होगा एयर का उतना ज्यादा ही इवेपोरेशन भाई हमारा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है भाई, आपका ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है वाटर वेपर का, इसमें आपका डायरेक्ट वाटर में, यानी कि गैसेस टू लिक्विड में या सॉलिड में यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, इसी को कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन की जो किस वजह से होता है, कंडेंसेशन आपका लॉस ऑफ हीट की वजह से होता है। एवेपोरेशन हीट की वजह से हो रहा था, गेन एंड हीट की वजह से हो रहा था, यहाँ पर लॉस ऑफ हीट की वजह से होता है। क्या है कि भाई जो हमारी मॉइस्ट एयर होती है ना, जो मॉइस्चर भरी वाली एयर होती है उसमें बेसिकली उसको ठंडा किया जाता है, यानी कि वो एक आपके ठंड वाले टेम्परेचर पे पहुंच रही है।
यानी कि उसमें इतनी ज्यादा ठंड बढ़ती जा रही है कि वो एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाती है जहां पर उसकी कैपेसिटी टू होल्ड वाटर कम हो जाती है। यानी कि उसकी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, ये उसकी क्या हो रही है, ये उसकी कम होती जा रही है ना, कम होती जा रही है। और अब भाई वो और ज्यादा वाटर होल्ड नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि उसको इतना ज्यादा ठंडा कर दिया कि वो सिकुड़ रहा है ना। तो ये जो एक्सेस वाटर वेपर होता है ये कंडेंस कर जाता है लिक्विड के फॉर्म, जनरली लिक्विड के फॉर्म में करता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, ये सॉलिड के फॉर्म में भी लिक्विड का सॉरी प्रेसिपिटेट करता है या फिर कंडेंस होता है। तो सॉलिड के फॉर्म में जब ये डायरेक्टली भाई हमारा आता है तो इसको कहा जाता है सब्लिमेशन, यानी कि स्नो, है ना। स्नोफॉल जो रहता है उसमें डायरेक्टली वाटर वेपर से हमारा स्नो बन जाता है, तो वो सॉलिड फॉर्म होता है, तो वो सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। अब होता है क्या कि फ्री एयर में जो आपके कंडेंसेशन बेसिकली जो होता है, कंडेंसेशन किस वजह से होता है? कंडेंसेशन में भाई हमारे बहुत छोटे 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 स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ये आपके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इनको कहा जाता है हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई इनको कहा जाता है, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके एक न्यूक्लियाई टाइप का बना लेते हैं, ऐसे छोटा सा बीच में एक न्यूक्लियाई टाइप का बना लेते हैं। कंडेंसेशन सॉरी जो आपके पार्टिकुलेट्स होते हैं, यानी कि डस्ट के, स्मोक के, वाटर वेपर के, सॉल्ट के, जो ओशन से भाई आपका एवापोरेट होके जाता है, ये क्या करते हैं, ये बेसिकली आपके न्यूक्लियाई के आसपास एक अच्छी सी बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लोग वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं काफी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो कंडेंसेशन आपका बेसिकली कब होता है? कंडेंसेशन आपका तब होता है जब हमारी मॉइस्ट एयर, जब हमारी मॉइस्ट एयर जो है वो आपका किसी कोल्डर ऑब्जेक्ट के साथ में कांटेक्ट में आती है ना। और इसके साथ साथ ये तब भी हो सकता है जब हमारा टेम्परेचर जो है वो ड्यू पॉइंट के नजदीक हो। जैसा मैंने आपको बताया था, ड्यू पॉइंट में क्या होता है कि एयर के अंदर जो पानी आपका हो चुका है, सैचुरेशन पॉइंट पहुंच चुका है, अब वो बाहर निकलने को बेताब, तो भाई ड्यू पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो दोनों केसेस में आपका कंडेंसेशन का प्रोसेस हो सकता है। तो कंडेंसेशन डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट की कूलिंग और रिलेटिव ह्यूमिडिटी है एयर में। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी एयर की ज्यादा होगी तो भाई कंडेंसेशन जल्दी होगा। कंडेंसेशन भी आपका एयर टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी से क्या होता है, उससे इसको फर्क पड़ता है, ठीक है। तो भाई कंडेंसेशन भाई कौन कौन सी आपकी सिनेरियो में होता है? भाई कंडेंसेशन आपका तब होता है जब टेम्परेचर जो है उसको इतना कम कर दिया गया है कि वो ड्यू पॉइंट के पास में पहुंच चुका है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी, जब वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों ही कम कर दिए जा रहे हैं, ठीक है, इस केस में हो जाता है। और तीसरा भाई ये कि भाई एवेपोरेशन के थ्रू आपका और जो मॉइस्चर है वो आपका एयर में ऐड किया जा रहा है, और ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है, ऐड किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट फेवरेबल कंडीशन होती है वो रहता है डिक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में भाई डिक्रीज यानी कि ठंड ज्यादा पड़ना। तो कंडेंसेशन के बाद क्या होता है कि जो वाटर वेपर होता है या मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में, वो आपका अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वो आपका ड्यू में कन्वर्ट हो सकता है, फ्रॉस्ट में कन्वर्ट हो सकता है, फॉग में कन्वर्ट हो सकता है, क्लाउड्स में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो कंडेंसेशन कब होता है? कंडेंसेशन तब होता है जब ड्यू पॉइंट आपका फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है। वैसे भाई मॉलिक्यूल्स आपके वाटर के वार्म एयर में कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, लेकिन वही मॉलिक्यूल्स आपके एक साथ आ जाते हैं कब? कोल्ड एयर में, है ना। तो होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, कंडेंसेशन आपका तब होता है जब हमारा ड्यू पॉइंट जो है वो आपका क्या है, वो आपका लोअर है, किससे? फ्रीजिंग पॉइंट। चीजें जम नहीं रही है ना। जब आपका फ्रीजिंग पॉइंट पे कोई टेम्परेचर पहुंच गया तो मतलब चीजें जमने लगी, ठीक है। तो ड्यू पॉइंट हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, इसके साथ साथ आपका जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट से हाई होना चाहिए। नेक्स्ट भाई हम बात करेंगे ड्यू की, बेसिकली ड्यू क्या होती है ना। तो अभी मैं आपको बता रहा था ड्यू में क्या होता है कि भाई हमारा जो मॉइस्चर है एयर के अंदर वाला, है ना, एयर के अंदर वाला जो मॉइस्चर है वो आपका डिपॉजिट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिख रही है पेड़ पौधों के ऊपर, खास के ऊपर सर्दियों में हो जाता है, ठंडा मौसम होता है ना उस टाइम पे,
तो भाई या फिर ये आपका मॉइस्चर के फॉर्म में वाटर ड्रॉपलेट, सॉरी मॉइस्चर जो है वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में क्या करता है, कूलर सरफेसेस जो होते हैं या सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारे, है ना, रादर सॉरी अदर देन बेसिकली जो न्यूक्लियाई होता है एयर का सरफेस में, उसके अलावा बाकी सारे जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पेड़ पौधे हो गए, ग्रास हो गए, बाकी सारी चीजें हो गई, जैसे कि भाई हमारे स्टोन्स हो गए, ग्रास हो गए, ग्रास ब्लेड्स हो गई, प्लांट की लीव्स हो गई, तो इसको बोला जाता है ड्यू। ठीक है। आइडियल कंडीशंस आपकी ड्यू के फॉर्मेशन के लिए क्या होनी चाहिए भाई, आसमान साफ होना चाहिए, ठीक है, हवा जो है वो काम होनी चाहिए, ज़्यादा तेज नहीं चलनी चाहिए, और इसके साथ साथ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी होना चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स भी होनी चाहिए। तो भाई ड्यू के फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको जैसे पिछली स्लाइड में बताया था कि ड्यू पॉइंट जो है वो आपका फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से कम होगा तो भाई ये चीजें आपकी जम जाएंगी, है ना, वो आपके पानी के फॉर्म में नहीं दिखाई देंगी। फिर आपका क्या होगा, फिर आपका हो जाता है फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट क्या होता है, फ्रॉस्ट आपका कोल्ड सरफेसेस पे कर कोल्ड सरफेसेस पे अगर होता है जब आपका कंडेंसेशन जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट से कम है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से कम पे भाई हमारा कंडेंसेशन हो रहा है, यानी कि ड्यू पॉइंट जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट से क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट से आपका कम है। उस केस में क्या होगा, उस केस में भाई हमारा ये जो पानी निकला था ड्यू, ये आपका जम जाएगा, है ना। एक्सेस जो मॉइस्चर है वो आपका मिनट आइस क्रिस्टल्स के फॉर्म में आपका जमा हो जाएगा प्लांट्स पे, घास पे, बाकी जगहों पर वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्म नहीं ले। आइडियल कंडीशंस भाई क्या होती हैं, आइडियल कंडीशंस जो आपकी व्हाइट फ्रॉस्ट के लिए होती हैं वो ड्यू के जैसी ही होती हैं, एक्सेप्ट ये कि एयर टेम्परेचर जो है वो आपका फ्रीजिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, है ना, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से कम जो है वो हमारा एयर टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट फिनोमेना आते हैं फॉग और मिस्ट के। तो देखो भाई फॉग और सकते हैं भाई ये हमारा है, ये है हमारा स्मॉग, और ये है भाई हमारी मिस्ट, तीनों के बीच में अंतर है ना। अब देखो क्या होता है कि जब भी एक एयर मास का, किसी भी एयर मास का जो टेम्परेचर है, किसी भी एयर मास का जो टेम्परेचर है जिसके अंदर में बहुत सारा वाटर वेपर है, वो एकदम से डाउन हो जाता है, एकदम से नीचे हो जाता है, तो कंडेंसेशन होता है ना। और कंडेंसेशन बेसिकली ऐसा होता है कि जो इसके अंदर ही मौजूद जो फाइन डस्ट पार्टिकुलेट्स है या पार्टिकल्स है इन्हीं के ऊपर होता है ना। तो बेसिकली फॉग क्या होता है, फॉग आपका एक क्लाउड का टाइप ही होता है, एक क्लाउड का टाइप होता है जिसका जो है वो आप बहुत नजदीक होता है, ठीक है। अब ये जो फॉग और मिस्ट की वजह से क्या होता है कि भाई स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। अर्बन और इंडस्ट्रियल सेंटर्स में आपका स्मोक जो होता है ना, स्मोक प्लस फॉग ये मिक्स होके क्या कर लेते हैं, ये मिक्स होके स्मोक बना लेते हैं, यानी कि स्मोक के अंदर में ऐसे बहुत ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट वगैरह होते हैं, तो वो एक आइडियल न्यूक्लियाई बनाने की जो कंडीशंस हैं उसको फुलफिल करते हैं, जिसकी वजह से हमारा फॉग बन सॉरी स्मोक बन जाता है, ठीक है। तो भाई जब हमारा फॉग आपका स्मोक के साथ में मिक्सड हो रहा है तो उस कंडीशन को स्मोक बोलते हैं। अब डिफरेंस क्या होता है भाई मिस्ट और फॉग के बीच में, वो ये कि मिस्ट के अंदर में जो मॉइस्चर का कंटेंट होता है वो आपका फॉग से ज्यादा होता है, यानी कि आपको हल्की हल्की बारिश सा फील होगा, एग्जैक्टली बारिश नहीं होगी लेकिन आप गीले होते रहेंगे, है ना। तो मिस्ट में क्या होता है कि जो न्यूक्लियाई होता है ना उनका, उनके आसपास जो मॉइस्चर की थिकर लेयर होती है, मॉइस्चर की ज्यादा थिक लेयर होती है, और मिस्ट आपके माउंटेन्स वगैरह में ज्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो आपकी गर्म हवा ऊपर की तरफ उठ रही है वो एक जो स्लोप से गर्म हवा उठ रही है वो आने वाली ठंडी हवा के साथ क्या कर रही है, मिक्स कर रही है, ठीक है। तो फॉग्स आपके थोड़े से ड्राई होते हैं, इतना मॉइस्चर नहीं होता है, जबकि मिस्ट के अंदर में ज्यादा मॉइस्चर होता है ना। और वही फॉग आपके ऐसी जगहों पर आते हैं जहां पर ऑफ एयर करंट्स ऑफ एयर जो है वो कोल्ड करंट्स के साथ में मिक्स करते हैं, ठीक है। फॉग्स हमारे मिनी क्लाउड्स होते हैं जिनके जो कंडेंसेशन होता है वो न्यूक्लियाई के आसपास होता है, जो डस्ट, स्मोक और सॉल्ट पार्टिकल्स की वजह से फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट भाई आता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या है, देखो ये जो कंटिन्यूअस कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है ना,
कंटिन्यूअस कंडेंसेशन का जो प्रोसेस होता है बेसिकली फ्री एयर में, इससे कंडेंस है, इनका साइज बढ़ता जाता है, इनका साइज जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो जब एयर आपकी रेजिस्ट कर रही है, एयर का रेजिस्टेंस भाई एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुका है कि वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी को रेजिस्ट नहीं कर पा रही है ना। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या कर रही है, इन कंडेंस पार्टिकल्स को नीचे की तरफ खींच रही है, और एयर अब इसको विदहोल्ड नहीं कर पा रही है। तो ये भाई कंडेंस पार्टिकल जो है वो अर्थ के सरफेस पे नीचे गिरे। तो वाटर वेपर का कंडेंसेशन हुआ और उसके बाद में मॉइस्चर का रिलीज हुआ, कंडेंस पार्टिकल्स का रिलीज हुआ। इस पूरे प्रोसेस को ही हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। कई लोग प्रेसिपिटेशन का मतलब सिर्फ बारिश समझ लेते हैं, लेकिन भाई सिर्फ बारिश ही नहीं होता। प्रेसिपिटेशन आपका लिक्विड या सॉलिड वाटर पार्टिकल्स किसी के फॉर्म में भी नीचे आ सकता है एटमॉस्फेयर से, और वो अर्थ के सरफेस पे गिरता है। प्रेसिपिटेशन में हमारा ड्रिजल आ जाता है, यानी कि हल्की सी बारिश, रेन यानी कि प्रॉपर बारिश, हेल यानी कि जब हमारे ओले गिरते हैं, स्नो और स्लीट यानी कि जब आपके थोड़े थोड़े छोटे छोटे ओले गिरते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन में रेन। प्रेसिपिटेशन जो हमारा वाटर के फॉर्म में गिरता है ना, फॉर्म ऑफ वाटर ले लेता है भाई, वो आपका होता है रेनफॉल। पानी के फॉर्म में गिर रहा है तो भाई प्रॉपर हमारी बारिश यानी कि रेनफॉल है। और यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। ये आपका तब अकर होता है जब क्लाउड टेम्परेचर और ग्राउंड टेम्परेचर दोनों के दोनों अब फ्रीजिंग पॉइंट। क्लाउड का टेम्परेचर भी वही फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर है ना, और यहाँ पर जो क्लाउड्स वगैरह है उनका जो टेम्परेचर है वो भी फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर है, पानी जम नहीं रहा। ग्राउंड का टेम्परेचर है ये भी फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर है, यानी कि यहाँ पर भी पानी जो है वो जम नहीं रहा है। इनिशियली ये कंडेंस्ड पार्टिकल्स होते हैं, स्नो के फॉर्म में ही ऊपर से गिरते हैं, लेकिन अगर बीच में वार्म एयर इनको मिल जाएगी तो क्या होगा, ये पिघल जाएंगे। और अगर मान लीजिए अर्थ का टेम्परेचर भी आपका जो है फ्रीजिंग पॉइंट से क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर है, तो ये नीचे तक पिघले ही रहेंगे, बारिश के फॉर्म में नीचे गिरेंगे। अब बारिश के होते हैं 3 टाइप। ठीक है, पहला होता है भाई हमारा कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल में क्या होता है भाई, जैसे इवेपोरेशन होता है वाटर का, तो ये जो वार्म मॉइस्ट एयर होती है ये ऊपर की तरफ उठती है, गर्म हो गई है काफी, ऊपर की तरफ उठ रही है, थोड़ी लाइट हो जाती है, एक्सपेंड करती है ना, ऊपर की तरफ उठती है। और कन्वेक्शनल करंट जो मैंने आपको बताया था पहले, कन्वेक्शन करंट के फॉर्म में ऊपर की तरफ जा रही है। ये जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी ये एक्सपेंड करेगी, और इसके अंदर से जो हीट है वो कम होती जाएगी, और धीरे धीरे इसका कंडेंसेशन होता जाएगा, और ये आपके बन जाएंगे कौन से, ये आपके बन जाएंगे क्यूमुलस क्लाउड्स। क्यूमुलस क्लाउड्स बन जाएंगे, और उसके बाद में क्या होता है, थंडर होगा, लाइटनिंग होगी, और हैवी रेनफॉल होगी, काफी तेज बारिश होती है। ठीक है, लेकिन ये काफी ज्यादा टाइम तक नहीं होती। ठीक है, तो ऐसी रेन आपकी जनरली समर के टाइम में, या फिर जब कभी दिन बहुत ज्यादा गर्म होता है तो उस टाइम में होती है। ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन्स में आपको ये रेनफॉल काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, और जो इंटीरियर पार्ट्स होते हैं कॉन्टिनेंट्स के वहां पर देखने को मिलेगी, खासकर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो भाई ये हमारी होती है कन्वेक्शनल रेन। दूसरी होती है ओरोग्राफिक रेन। जब हमारी सैचुरेटेड एयर मास जो होती है माउंटेन के साथ में टकराती है, ये मॉइस्ट एयर है ना, ये एयर आपकी सैचुरेटेड है, यानी कि इसके अंदर में बहुत अच्छा खासा मात्रा में पानी है, अब ये और ज्यादा पानी होल्ड नहीं कर सकती। तो भाई इसके रास्ते में क्या, इसके रास्ते में एक आ गया माउंटेन। तो ये क्या करते हैं भाई, इस माउंटेन को ऊपर की तरफ ऐसे कवर करने की कोशिश करती है। अब जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाती है तो ये थोड़ी एक्सपेंड होती जाती है। ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर है वो आपका जैसे जैसे हाइट के साथ में कम होने लगता है, और मॉइस्चर जो है भाई वो कंडेंस्ड होने लगता है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होने लगता है इस मॉइस्ट एयर के कंडेंसेशन के बाद। ठीक है, तो इस तरह की रेनफॉल का जो चीफ कैरेक्टर है वो ये कि जो विंड वार्ड स्लोप है, विंड वार्ड स्लोप मतलब कि ये जो स्लोप है यहाँ पर जो हवा लग रही है इसको हम बोलते हैं विंड वार्ड। ठीक है, और ये दूसरी तरह का है, इसको हम बोलते हैं ली वार्ड, यानी कि अदर साइड। तो ये जो आपकी विंड वार्ड स्लोप है इसको ज्यादा बारिश देखने को मिल रही है, यहाँ पर ज्यादा बारिश हो रही है। अब अगर यहाँ पर बारिश करने के बाद में ये जो हवा है ये ऐसे इधर की तरफ घूम के नीचे की तरफ आती है ना, अदर स्लोप की तरफ आती है, नीचे की तरफ आती है, और यहाँ पर इनका जो टेम्परेचर है वो फिर से बढ़ने लगा है, क्योंकि इन्होंने अपना मॉइस्चर ऑलरेडी गिरा दिया है, तो अब इनके पास में ज्यादा मॉइस्चर नहीं बचा है ना। तो अब उनकी जो कैपेसिटी है मॉइस्चर लेने की वो और ज्यादा बढ़ जाती है,
और जो लीवार्ड स्लोप्स होते हैं ये आपके तकरीबन रेनलेस रहते हैं, यानी कि यहाँ पर आपकी बारिश होती है थोड़ी सी कम। इनको हम ड्राई एरियाज बोलते हैं या फिर रेन शेडो साइड बोलते हैं, कि भाई बारिश बस छाया पड़ रही है, बारिश एक्चुअली हो नहीं रही। ये एरिया आपका लीवर्ड साइड पे बिलोंग करता है, कम रेनफॉल होती है, रेन शेडो एरियाज को बोलते हैं। और इसको जनरली कई बार हम रिलीफ रेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुई ओरोग्राफिक रेन। और वहीं अगर हम साइक्लोनिक रेन की बात कर रहे हैं तो साइक्लोनिक और दूसरा इसका नाम है फ्रंटल फ्रंटल रेन। ये कब होती है? ये तब होती है भाई हमारे जब दो एयर मास आपके आपस में टकराते हैं। वार्म एयर है और कोल्ड एयर है, दोनों आपस में टकरा रहे हैं, टेम्परेचर्स का कोलाइजन हो रहा है। कोल्डर एयर मास जो रहती है इसकी डेंसिटी होती है ज्यादा, हम सबको पता है ना। तो ये सरफेस के नीचे की तरफ जाती है और वार्म एयर जो है वो ऊपर की तरफ मूव करती है। जैसे जैसे वार्म एयर ऊपर की तरफ जाती जाएगी वैसे वैसे ये भी आपकी ठंडी होती जाएगी, और ये आपकी क्या करेगी, कंडेंसेशन के बाद में क्लाउड्स फॉर्म करेगी, जिसके बाद में हमारी बारिश होती है। तो भाई ये तीन तीन तरह की हमारी जो रहती है, ये तीन तरह की भाई हमारी बारिश होगी। फिर बैक टू द प्रेसिपिटेशन, रेन के बाद में हम आते हैं ड्रिजल पे। ड्रिजल बेसिकली आपका होता है बहुत हल्की सी बारिश। ठीक है, ये आपकी मिस्ट से तो स्ट्रांग रहती है, मिस्ट से स्ट्रांग रहती है, लेकिन रेन से कम रहती है, यानी कि शॉवर जो रहती है उससे कम रहती है। मिस्ट मैंने आपको बताया था थिन फॉग होता है जिसका कंडेंसेशन ग्राउंड के आसपास होता है। फॉग जनरली आपका आइस क्रिस्टल्स का बना रहता है या फिर क्लाउड वाटर ड्रॉपलेट्स का बना रहता है, वो भी अर्थ के सरफेस के पास में रहते हैं। अब ये जो ड्रिजल की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं इनका साइज कितना होता है? ड्रिजल की ड्रॉपलेट्स का जो साइज होता है वो 0.5 मिलीमीटर से भी कम होता है, यानी कि 0.02 इंचेस से भी कम रहता है डायमीटर। ठीक है, ये किससे अगर होती है? ये आपके लो जो क्लाउड्स होते हैं उनसे बनती है। ठीक है, कई बार क्या होता है ये ग्राउंड पे पहुंचने से पहले ही एवापोरेट हो जाती है क्योंकि इनका साइज होता है बहुत कम। कोल्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर्स में ड्रिजल आपको लगातार देखने को मिलेगी, लाइक दार्जिलिंग हो गया या बाकी जगह हो गई, वहां पर आप देखोगे तो भाई वहां बराबर बारिश होती रहती है, तो वो ड्रिजल वहां होती रहती है क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर जो काफी ठंडा है। नेक्स्ट आ जाता है भाई स्नो। तो जब भी कभी हमारी बारिश होती है स्नो गिरती है। अब इस सारी कंडीशन में देखोगे भाई स्नोफॉल जो है वो आपका हर कंडीशन में हो रहा है। जब भी बारिश हो रही है आपका स्नो गिरेगी गिरेगी। ठीक है, स्नो अगर अदर हैंड अगर हम देखें तो क्या करती है कि अगर बीच में वार्म एयर का करंट प्रेजेंट है तो ये स्नो आपकी मेल्ट कर जाती है, ये मेल्ट करके वाटर बना लेती है अर्थ के सरफेस से पहुंचने से पहले। लेकिन भाई हमारे कुछ होते हैं साइरस क्लाउड्स जो हाई होते हैं, थिन होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं, ये जनरली स्नोफॉल के साथ में देखे जाते हैं। मॉइस्चर जो होता है ना, मॉइस्चर आपका ऐसे जो हेक्सागोनल क्रिस्टल्स होते हैं जिसे आइस को रिप्रेजेंट किया जाता है, हेक्सागोनल क्रिस्टल्स के फॉर्म में ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है। ये क्रिस्टल्स जो होते हैं ये आपके होते हैं स्नोफ्लेक्स। वो वाले स्नोफ्लेक्स नहीं जो इंटरनेट पे हम बोलते हैं भाई तुम बहुत वो हो, स्नोफ्लेक हो, नहीं। या स्नोफ्लेक्स का मतलब वही रहता है कि भाई तुम बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते। ठीक, तो स्नो क्या होता है कि भाई स्नो आपका तभी गिर सकता है कि जब टेम्परेचर जो है भाई हमारा वो आपका क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर है। लेकिन मोस्टली ये गिरता उस जगह पर है जहां पर आपका एयर टेम्परेचर आपका फ्रीजिंग पॉइंट से कम है, ये इसको हेल्प करता है ना। क्या होता है कि भाई यहाँ पर हमारी स्नो गिर रही है, फ्रीजिंग पॉइंट से सरफेस का टेम्परेचर पॉइंट से कम है, तो हेल्प करेगा स्नो के फॉर्मेशन के लिए, हेल्प करेगा। यहाँ पर वार्म एयर का करंट आपको देखने को नहीं मिलेगा तो भाई स्नो जो है वो हमारी पिघल नहीं रही। वहीं अगर हम स्लीट की बात करें यानी कि आइस पैलेट्स की बात करें, छोटे छोटे ओले होते हैं। स्लीट्स इज बेसिकली फ्रोजन रेन ड्रॉप्स, है ना। ये आपकी फ्रोजन रेन ड्रॉप्स होती हैं एंड रीफ्रोजन मेल्टेड स्नो वाटर, यानी कि भाई यहाँ से हमारा जो है स्नो गिर रही है लेकिन बीच में इसको वार्म एयर का करंट मिल गया यानी कि ये पिघल गई, लेकिन फिर नीचे आ रही है तो यहाँ पर इसको फिर से क्या है, यहाँ पर इसको फिर से कोल्ड टेम्परेचर मिल गया तो भाई इसके बाद क्या होता है, ये दोबारा से रीफ्रीज हो जाती है ना। जो लेयर होती है आपकी एयर की वो उसका टेम्परेचर कितना है, उसका टेम्परेचर है फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर, वो आपकी यहाँ पर आ गई। ये जो लेयर है वार्म एयर का इसका टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर है और ये आपकी सब फ्रीजिंग जो लेयर होती है ग्राउंड के पास में इसके ऊपर आ गई है, तो इसकी वजह से बीच में पानी जो है हमारा वो इन स्नो जो है वो हमारी बीच में पिघल गई, है ना। लेकिन फिर जब दोबारा वो एंटर करती है तो भाई यहाँ पर उसको ठंड मिलती है और वो दोबारा रीफ्रीज हो जाती है, तो वो स्लीट के फॉर्म में नीचे की तरफ गिरती है।
रेन ड्रॉप्स ने वार्मर एयर को छोड़ के कोल्डर एयर को एनकाउंटर किया और वो दोबारा स्नो बन गई। तो उसके बाद क्या होती है, वो आपकी प्रॉपर सॉलिडिफाई हो जाती है ग्राउंड पे पहुंचने से तक ये आपके स्मॉल पैलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये रेन ड्रॉप से ज्यादा बड़ी नहीं होती। सबसे लास्ट में भाई आता है भाई हमारा हेल। हेल का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेशन इन फॉर्म ऑफ हार्ड राउंड पैलेट्स। यहाँ पर भाई आपको जो प्रॉपर ओले देखने को मिलेंगे, हार्ड राउंड पैलेट्स देखने को मिलेंगे। कई बार ये छोटे भी होते हैं और कई बार ये हमारे हाथ के जितने मुट्ठी के बराबर बड़े भी होते हैं। ठीक है, ये आपके कौन से क्लाउड से आते हैं भाई, ये आते हैं हमारे सॉरी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से आते हैं, है ना। स्ट्रॉन्ग असेंडिंग करंट्स जो होती है वो क्या करती है, वाटर वेपर को ऊपर की तरफ ले जाती है। अब क्या होता है भाई, इसमें आप इस पोजीशन को समझ लीजिए कि भाई यहाँ पर हेल स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, ये जो भाई हमारी स्नो गिर रही थी ये बीच में थोड़ी पिघल गई, लेकिन भाई नीचे से हवा बहुत तेज जा रही है जो उनको ऊपर बार बार धकेल रही है। जब इनको ऊपर बार बार धकेला जाता है तो फिर ये दोबारा से कंडेंस होते हैं और स्नो के फॉर्म में फिर से नीचे गिर रहे हैं। जैसे जैसे ये नीचे आते जाते हैं ये मेल्ट तो होते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग करंट्स क्योंकि इनको ऊपर धकेल रही थी, तो ऊपर धकेलने की वजह से क्या आ रहा था कि थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और इनका साइज मिक्स होकर और ज्यादा बड़ा हो जाता है। और जब इनको बहुत ज्यादा साइज बड़ा हो जाता है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये नीचे गिरने लगते हैं और ये आपके बहुत बड़े बड़े फॉर्म में नीचे गिरते हैं और सिर मुड़ाते ही ओले पड़ते हैं। बेसिकली ओले बहुत हार्ड होते हैं। इसके बाद हम सेकंड लास्ट पोजीशन पे आते हैं, दैट इज क्लाउड्स। क्लाउड्स बेसिकली क्या होता है, क्लाउड्स आपका कलेक्शन होता है या फिर एग्रीगेशन होता है, यानी कि इकट्ठा किया गया है। किसको इकट्ठा किया गया है, माइक्रोस्कोपिक वाटर ड्रॉपलेट्स को और आइस क्रिस्टल्स को, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड हैं। हर क्लाउड पार्टिकल का जो डायमीटर होता है वो 20 से लेके 50 तक डिफर करता है। ये आपका एक सॉलिड पार्टिकल के आसपास, जनरली मैटर के आसपास, जिसको हम कंडेंसेशन न्यूक्लियाई कहते हैं, उसके आसपास फॉर्म होता है। यानी कि भाई हमारा एक सॉलिड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई है, इसके आसपास जो है भाई हमारा क्लाउड जो है वो बन जाएगा। मैसिव मासेस होते हैं इनका, हाई डेंसिटी और वॉल्यूम होता है, यानी कि अंदर बहुत ज्यादा वाटर वेपर पाया जाता है, जिसकी वजह से ये आपकी ह्यूमन आईज को विजिबल होते हैं। देखो होता क्या है कि भाई सोलर एनर्जी ने आपके अर्थ के सरफेस को हीट किया, पानी को हीट किया। अब पानी एवेपोरेशन के फॉर्म में ऊपर की तरफ जा रहा है, वाटर वेपर्स आपकी ऊपर की तरफ क्या कर रही है, जा रही है। यानी कि एयर बहुत ज्यादा सैचुरेटेड हो चुकी है, वाटर वेपर उसमें भर चुका है, तो उसके बाद में ये कन्वेक्शन आपका थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा। कूल एयर नीचे की तरफ आ रही है, हॉट एयर यानी कि वाटर वेपर ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, जैसे जैसे ये एयर का पार्सल ऊपर की तरफ जाता जाएगा उसकी हीट कम होती जाएगी, यानी कि उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। अब हमारे टेम्परेचर जैसे जैसे कम होता जाएगा वाटर वेपर्स आपकी ठंडी होती जाएंगी और ये ड्रॉपलेट्स बन जाएंगी और आइस क्रिस्टल्स का शेप जो है वो ले लेंगी। यहाँ पर बीच में हमारा एक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई होगा, उसके आसपास इस तरह का क्लाउड जो है भाई हमारा वो फॉर्म होने लगता है। ये जो क्लाउड्स होते हैं ये आपके बने होते हैं मॉइस्ट एयर के, यानी कि वाटर वेपर के। ठीक है, ये हेजी होने लगते हैं जब आपका मॉइस्ट एयर जो होता है वो थोड़ी सी ठंडी होने लगती है। तो वाटर वेपर और आइस क्रिस्टल्स इन क्लाउड्स में बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं और वो अर्थ पे प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में नीचे गिरते हैं। अब ये जो एग्जिस्टेंस होता है क्लाउड्स का, ये बेसिकली किस वजह से होता है कि भाई हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर की प्रेजेंस है, वाटर ग्राउंड से ऊपर की तरफ जा रहा है, क्लाउड्स को डेवलप कर रहा है। अब वाटर वेपर भाई हमें विजिबल तो नहीं होती, लेकिन किसी ना किसी फॉर्म में वो स्काई में, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती ही रहती है ना। तो क्लाउड्स आपके को बनते हैं जब एयर सर्टेन लोकेशंस पे एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाती है कि वाटर वेपर जो है अब आपका उसको नीचे नीचे आना ही आना है, यानी कि एयर यहाँ पर ठंडी हो चुकी है। वार्म वाटर का कंडक्शन हुआ, कंडक्शन के बाद एवापोरेशन हुआ, कन्वेक्शन के थ्रू ये ऊपर पहुंचे, कोल्ड टेम्परेचर बना, यहाँ पर कंडेंसेशन हुआ आइस क्रिस्टल्स का वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। ठीक है, और उसके बाद भाई हमारे क्लाउड्स बन गए। ठीक है, तो वाटर कंडेंस कब होता है, जब वो डस्ट, आइस या सी सॉल्ट के साथ कॉन्टेक्ट में आता है। अब अगर हम क्लासिफिकेशन की देखें क्लाउड्स की, तो भाई टेम्परेचर और विंड दो ऐसे एसेंशियल फैक्टर्स हैं जो आपके बताते हैं कि भाई क्लाउड्स किस तरह के बनेंगे, है ना। क्लाउड्स को बेसिकली दो फैक्टर्स के बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है। पहला होता है भाई उनका फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि वो दिखते कैसे हैं। दूसरा होता है वो किस हाइट पे बनते हैं, है ना। तो भाई उसके बेसिस पे इनको हम क्लासिफाई करते हैं। लाइक लो हाइट पे
आपके स्ट्रेटस, स्ट्रेटोक्यूमुलस, क्यूमुलस और निम्बो स्ट्रेटस बनते हैं। मिडिल हाइट पे देखें तो भाई एल्ट्रोस्ट्रेटस, एल्टोक्यूमुलस बनते हैं। और हाई हाइट पे देखें तो साइरोस्ट्रेसस, साइरोक्यूमुलस और साइरस बनते हैं। वहीं जो आपके क्यूमुलोनिम्बस जो आपके होते हैं, ये हाइट, मिडिल और लो तीनों हाइट पे बनते हैं, और निम्बो स्टेटस के साथ में मिलके ये आपकी बारिश भी प्रोड्यूस करते हैं। तो हम कुछ मेजर टाइप ऑफ क्लाउड्स की बात करते हैं। सबसे पहले भाई हमारे साइरस क्लाउड्स आ जाते हैं। साइरस क्लाउड्स आपको दिखेंगे 8,000 से लेके 12,000 मीटर के एलिवेशन पे। ठीक है, ये आपको काफी थिन क्लाउड्स है, ये आपको फेदरी लुक देते हैं, है ना, ये हल्के से फेदर जैसे होते हैं। ये हमेशा आपको व्हाइट कलर में दिखेंगे। दूसरे आ जाते हैं भाई क्यूमुलस क्लाउड्स। ये सबसे कॉमन टाइप के क्लाउड्स होते हैं जो आपको 4,000 से लेके 7,000 मीटर के एल्टीट्यूड पर दिखेंगे, और ये आपके जनरली कॉटन वुल जो होती है उसको रिजेंबल करते हैं, है ना। ये आपके छोटे छोटे पैचेस में भी मिलते हैं, यानी कि अगर आपने कभी फ्लाइट वगैरह से गए होंगे तो आपने देखा होगा ऐसे छोटे छोटे पैचेस में आपको ये क्लाउड्स दिखेंगे, और इनका जो डायरेक्ट आपका जो नीचे अर्थ का एरिया होता है उस पर शेड रहती है। ठीक है, मैं पहली बार फ्लाइट से गया था, आई वॉज क्वाइट अमेज्ड। ठीक है, जो फिनोमेना बचपन से एक्सपीरियंस किया था उसको मैं डायरेक्टली देख रहा था। तो ये आपके स्मॉल पैचेस में भी दिखते हैं और ऑल ओवर द एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड भी रहते हैं। इनका आपको जनरली एक फ्लैट बेस देखने को मिलेगा, है ना, एक फ्लैट बेस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। यही फ्लैट बेस जो होता है आपकी शेड कर देता है किसी एरिया। नेक्स्ट आ जाते हैं स्ट्रेटस क्लाउड। स्ट्रेटस क्लाउड आपके लार्ज और हॉरिजॉन्टल क्लाउड्स होते हैं, यानी कि ये आपको लेयर्ड फॉर्म में दिखेंगे, या फिर ये आपको स्ट्रेटिफाइड जो फॉर्म में है उस फॉर्म में आपको शो करेंगे। लार्ज एरिया आपका स्काई का कवर करते हैं। जब इन क्लाउड्स की ऑकरेंस होती है तो मतलब कि आपकी डिफरेंट एयर मासेस की मिक्सिंग हो रही है डिफरेंट टेम्परेचर्स वाले की, है ना, और गर्मी थोड़ी सी कम है। यानी कि ये अगर प्रेजेंट है तो आपका जो मौसम है थोड़ा सा ठंडा होगा, थोड़ा सा चिली होगा, एंड इट इज इंडिकेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रेटस क्लाउड्स इन द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट आ जाता है भाई निम्बस क्लाउड्स। ये आपके लोअर एलिवेशंस वाले एरियाज पर जनरली पाए जाते हैं। ठीक है, इनका जो अपीयरेंस है वो आपको ब्लैक, यानी कि डार्क ग्रे जैसा भी दिख सकता है, यानी कि काफी घने बादल होते हैं। ठीक है, ये सन को पूरी तरीके से हाइड कर लेते हैं और सीवियर रेन ऑन थंडरस्टॉर्म्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे लास्ट में क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक है क्लाइमेटिक रीजन। क्लाइमेटिक रीजन क्या हो? क्लाइमेटिक रीजन आपका एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर में यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है, यानी कि एक जैसा माहौल पाया जाता है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है? यूनिफॉर्मिटी का मतलब है होमोजीनियस, होमोजीनियस क्लाइमेटिक कंडीशंस, यानी कि एक जैसा क्लाइमेटिक माहौल जगहों पर जो होता है वो आपके क्लाइमेटिक रीजन्स होते हैं। ये क्लाइमेटिक कंडीशन किन चीज़ों की वजह से होती है? इनमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो इन क्लाइमेटिक कंडीशंस को क्रिएट करते हैं। इसमें हमारा टेम्परेचर आ जाता है, प्रेशर आ जाता है, विंड्स आ जाती हैं, है ना, ह्यूमिडिटी आ जाती है, और उसके साथ में आ जाता है प्रेसिपिटेशन। ये सब आ जाता है। तो क्लाइमेट के वेरिएशंस को हम अलग अलग पार्ट्स में पढ़ने के लिए क्या करते हैं, जगहों को अलग अलग रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे इंडिया को भी काफी सारे क्लाइमेटिक रीजन्स जो है उनमें अंदर हमने डिवाइड कर रखा है, हमने नहीं, बेसिकली ओपन ने डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो इनको डिफरेंट स्कीम्स कहा जाता है ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। इंडिया का जो अगर हम क्लाइमेट देखें, पूरे इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको मॉनसून टाइप में रखा गया। ठीक है, मॉनसून टाइप का क्लाइमेट रखा गया है, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं वेदर के, वो हमें रीजनल वेरिएशंस दिखाते हैं, यानी कि रीजन के हिसाब से काफी सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया को हम मॉनसून टाइप कहते हैं। तो ये जो वेरिएशंस होते हैं ना, इनको हम मॉनसून क्लाइमेट के सब टाइप्स में पढ़ते हैं। वहीं जब हम कोपेन क्लाइमेटिक सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वाइडली यूज क्लासिफिकेशन जो क्लाइमेट का होता है, एम्पेरिकल क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का, वो आपका डेवलप किया गया कोपेन के द्वारा। ठीक है, कोपेन ने क्या किया, वेजिटेशन जो किसी भी और उसका जो क्लाइमेट रहता है उसके बेसिस पे आपकी एक इंटर रिलेशनशिप फाइंड। उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेम्परेचर की सर्टेन वैल्यूज को सिलेक्ट किया। ठीक है, फिर उन्होंने प्रेसिपिटेशन की सर्टेन वैल्यूज को सिलेक्ट किया, और उसके उनको रिलेट किया किस चीज से, उनको रिलेट किया वेजिटेशन से, उस एरिया का वेजिटेशन कैसा है। ठीक है, और फिर उसके बाद उन वैल्यूज को यूज किया क्लाइमेट्स को क्लासिफाई करने के लिए। ठीक है, यानी कि मेन
एनुअल रेनफॉल जो आपका रहता है उसको कंसिडर किया, मीन आपका मंथली जो टेम्परेचर रहता है उसको कंसिडर किया, ठीक है, और प्रेसिपिटेशन का जो डेटा है उसको लिया। तो उसके बाद उन्होंने कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में आपके कुछ नोटेशंस जो हैं उनको इंट्रोड्यूस किया क्लाइमेटिक ग्रुप्स और उनके टाइप्स को डिजिग्नेट करने के। 5 मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स उन्होंने चूज किए, जिसमें से 4 जो है वो आपके टेम्परेचर पे बेस्ड है, और भाई आपका जो एक है वो आपका प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश पे बेस्ड है। तो देखो भाई इसमें क्या होता है भाई, हमारे अलग अलग आ जाते हैं, लाइक ए, सी, डी और ई, ये आ गए। ये आपके क्या है, ये आपके ह्यूमिड क्लाइमेट्स की बात करते हैं। वहीं आपका जो बी हो गया ये ड्राई क्लाइमेट्स की बात करते हैं। यानी कि मैं फर्दर आपको बताता हूँ क्लाइमेटिक ग्रुप्स की। पहले हम बात करते हैं, जैसे भाई ए है हमारा, ये हो गया ट्रॉपिकल क्लाइमेट, बी हो गया ड्राई क्लाइमेट यानी कि सूखा क्लाइमेट, सी हो गया वार्म टेम्परेट यानी कि माइल्ड टेम्परेचर है लेकिन हल्का सा गर्म है, डी आपका कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट्स, ऐसे स्नो फॉरेस्ट वाले एरियाज जहां पर आपकी स्नोफॉल होता है, और ई आपका कोल्ड क्लाइमेट होगा, और ए हो गया हाईलैंड यानी कि हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके। ये मतलब एवरेज टेम्परेचर आपका यहाँ का जो कोल्डेस्ट मंथ है उसका 18 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा होगा, ठीक है। यानी कि एवरेज टेम्परेचर जो कोल्डेस्ट मंथ है, फॉर एग्जांपल जनवरी अगर हम कोल्डेस्ट मंथ कंसिडर कर लें तो यहाँ का जो जनवरी है वो आपका 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही ऊपर रहे। बी में क्या होता है कि एवोपरेशन आपका प्रेसिपिटेशन को एक्सीड कर रहा है, यानी कि इतनी बारिश नहीं हो पा रही है लेकिन एवोपरेशन ज्यादा हो रहा है, यानी कि यहाँ पर सूखा सा रहता है। तीसरा आता है वार्म टेम्परेट, यानी कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द क्लाइमेट्स ईयर मिड लैटिट्यूड इज हायर देन -3 डिग्री सेल्सियस बट बिलो 18 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो कोल्डेस्ट मंथ है, फॉर एग्जांपल जनवरी को कंसिडर कर रहे हैं, तो इनका जो एवरेज टेम्परेचर है वो -3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है लेकिन एट 18 डिग्री सेल्सियस से के कम है, तो वही वार्म टेम्परेट हो गए। कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट्स आपके वो हो जाते हैं कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ जो है वो -3 डिग्री सेल्सियस से भी कम। और उसके बाद में कोल्ड क्लाइमेट्स में आ जाते हैं एवरेज टेम्परेचर सारे महीनों का जनवरी से लेके आपका दिसंबर तक 10 डिग्री सेल्सियस से कम आ रहा है, और हाईलैंड तो भाई आपके इसलिए ठंडे हैं एलिवेशन की वजह से, ठीक है। तो ये आपके मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स आ जाते हैं। इन्हीं मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स को जो है वो आपके अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, जिनको लेटर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, डिजिग्नेट किया गया है उनकी सीजनैलिटी, प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस, ठीक है। जैसे कि सीजन्स की जो ड्राइनेस होती है वो आपके अलग अलग लेटर्स से रिप्रेजेंट की जाती है, जैसे कि एफ से की जाती है, ठीक है। एफ का मतलब होता है नो ड्राई सीजन, ठीक है। एम एम का मतलब होता है कि मॉनसून क्लाइमेट। नो ड्राई सीजन का मतलब था कि भाई सूखा नहीं पड़ता है, एम का मतलब कि मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है। डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है विंटर ड्राई सीजन, यानी कि विंटर के टाइम में बारिश यहाँ नहीं होगी, ठीक है। इसके साथ साथ आ जाता है एस, एस से रिप्रेजेंट किया जाता है समर ड्राई सीजन, यानी कि गर्मियों के टाइम भी यहाँ बारिश नहीं होती। इसके साथ साथ आपके और भी लेटर्स आ जाते हैं, लाइक ए, बी, सी और डी, ये आपके टेम्परेचर की सिविरिटी बताते हैं, ठीक है। अब इसके बाद भाई हमारे जो पी टाइप की जो क्लाइमेट्स होते हैं, ड्राई क्लाइमेट्स होते हैं, इनको फर्दर और ज्यादा डिवाइड कर रखा है किसमें, एस। एस आपके होते हैं स्टेपी या फिर सेमी एरिड, हाँ, या फिर सेमी एरिड एरिया, ठीक है। और डब्ल्यू जो है इनमें आते हैं डेजर्ट एरियाज, ठीक है। तो अगर हम फिर प्रॉपर क्लाइमेटिक टाइप को देखें, सारे के सारे को हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, है ना। ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, तो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट में आपका एफ आ गया, एम आ गया, डब्ल्यू आ गया, ठीक है। ए से तो भाई हमारा ट्रॉपिकल आ रहा है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है, लेकिन भाई ए एफ है तो मतलब ट्रॉपिकल वेट, यानी कि कोई भी ड्राई सीजन नहीं, हमेशा बारिश होती रहती है। ट्रॉपिकल मानसून यानी कि मानसूनल है, और जो ड्राई सीजन पड़ता है वो आपका कम टाइम के लिए पड़ता है। ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई यानी कि ए डब्ल्यू, यानी कि विंटर जो है वो आपकी ड्राई सीजन में होती है। बी डब्ल्यू, बी आ जाता है यानी कि ड्राई क्लाइमेट, इसमें सब ट्रॉपिकल स्टेप यानी कि पी एस एच, लो लैटिट्यूड वाले एरियाज में सेमी एरिड या ड्राई सीजन रहता है। पी डब्ल्यू एच यानी कि सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, लो लैटिट्यूड वाले एरियाज में आपका सूखा पड़ा रहता है, ड्राई रहता है। मिड लैटिट्यूड स्टेप आपका जो आता है पी एस के, मिड लैटिट्यूड वाले एरियाज में सेमी एरिड या फिर ड्राई कंडीशंस रहती हैं,
और मिड लैटिट्यूड डेजर्ट में यानी कि इक्वेटर के आसपास। मिड लैटिट्यूड, हाई लैटिट्यूड्स का मतलब है इक्वेटर से ऊपर, ट्रॉपिक से भी ऊपर, और मिड लैटिट्यूड्स आपके विद इन ट्रॉपिक्स में आते हैं। तो मिड लैटिट्यूड डेजर्ट वाला इलाका पीडब्ल्यू के मिड लैटिट्यूड में हमेशा आपका सूखा या एरिड है। वहीं अगर हम सी की बात करते हैं यानी कि वार्म टेम्परेट मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट्स की बात हो रही है, ये आपका सी एफ ए यानी कि ह्यूमिड जो है, ह्यूमिडिटी आपकी सब ट्रॉपिकल है। कोई ड्राई सीजन नहीं होगा, लेकिन गर्मी जो आपकी समर में ज्यादा पड़ेगी। मेडिटेरियन यानी कि सी एस, गर्मी आपकी काफी ज्यादा पड़ेगी गर्मी के मौसम में। मेरीन वेस्ट कोस्ट सी एफ बी, कोई ड्राई सीजन नहीं, वार्म और कूल समर रहती है। डी यानी कि कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल, डी एफ कोई ड्राई सीजन नहीं, बहुत ज्यादा सर्दी। सब आर्कटिक यानी कि डी डब्ल्यू विंटर ड्राई होती है, काफी ज्यादा सीवियर होती है। ई कोल्ड क्लाइमेट्स यानी कि टुंड्रा, ई टी नो ट्रू समर, कोई ऐसी गर्मी नहीं पड़ती। पोलर आइस कैप्स यानी कि ई एफ पेरिनियल आइस, हमेशा बर्फबारी। सबसे लास्ट में आ जाता है हाईलैंड यानी कि हाईलैंड आपके बड़े एल्टीट्यूड वाले इलाके जिनका एल्टीट्यूड ज्यादा हो, ज्यादा हाइट पे हो, हाईलैंड वाले एरियाज जहां पर आपका स्नो कवर रहता ही रहता है। तो भाई ये था हमारा पूरा का पूरा क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी हमने पूरी तरीके से कवर कर लिया है, ठीक है। आपका जो भी एनडीए सीडीएस सीएपीएफ पे पहुंचा जाएगा वो इस पोर्शन से बाहर का बिल्कुल नहीं पहुंचा जाएगा, सब कुछ पूछा जाएगा, वो इसी के अंदर से आएगा। प्लस कुछ आपके रिलेटेड क्वेश्चंस है वो भी आपको करने पड़ेंगे, जिनकी एमसीक्यूज में आपको अवेलेबल ऑलरेडी मैंने करा दी है ना, और भी आते जाएंगे। उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आई होप दैट दीज वीडियोज एंड लेक्चर्स आर अपीलिंग टू यू। आई इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि चैनल की व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए एंड टू प्रोवाइड मी कांस्टेंट मोटिवेशन, आई नीड यू पीपल टू लाइक these videos, to share these videos among your friends, भाई जिनको जरूरत है इनकी, ठीक है। कमेंट भी आप कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि भाई इन वीडियोस में आपको क्या अच्छा लग रहा है, या फिर जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब तो भाई करना है ना। सब्सक्रिप्शन भी आप बढ़ाइए थोड़ा सा ज़्यादा, तो इट विल हेल्प मी अ लॉट। बाकी तो अभी हमारे 2-4 टॉपिक्स और बचे हुए हैं। क्लाइमेट एंड मॉनसून ऑफ इंडिया हम कवर करेंगे नेक्स्ट, ठीक है, उसमें भी 2-3 लेक्चर लग जाएंगे। फिर उसके बाद में हम कवर करेंगे अर्थ एंड यूनिवर्स, एक लेक्चर उसका हो जाएगा। फिर हम कवर करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें 2-3 लेक्चर्स हो जाएंगे। एंड देन उसके बाद में सबसे लास्ट में हमारे ओशनोग्राफी, जिसमें अगेन हमारे 2-3 लेक्चर्स हो जाए। तो भाई इतना सिलेबस जो हमारा बचा हुआ है, और फिर हम कुछ मिसलेनियस जो टॉपिक्स हैं उनको भी आगे पीछे कवर करते रहेंगे, तो वो तो रैंडम आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट, एंड बस इतना ही, फालतू का ज्ञान मैं नहीं दे पाऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं कल। गुड डे टू यू ऑल, जय हिंद।